जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है मध्यकालीन भारत, आक्रांता और राजवंश। महमूद गजनवी से लोधी वंश तक का ऐतिहासिक सफ़र। तो प्रस्तुति मूल निवासी दर्पण चैनल का है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तुर्क आक्रमण। मध्ययुगीन भारत के इतिहास में तुर्क आक्रमणकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूर्वी ईरानी भूमि में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से इन शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप की ओर रुख किया। सल्तनत का उदय। इन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप भारत के प्रथम मुस्लिम राजवंशों की नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का रूप लिया और सदियों तक शासन किया। महमूद गजनवी 971 से 1030 ईस्वी तक। एक परिचय। महमूद गजनवी का अफ़गानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। वह तुर्क मूल का था और अपने समय में एक विशाल सूत्री इस्लामी साम्राज्य बनाने में सफल हुआ। उसके जीते गए प्रदेशों में आज का पूर्वी ईरान, अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया शामिल था। साम्राज्य विस्तार की रणनीति। खुरासान का एकीकरण। गजनवी ने पूर्वी ईरान और संलग्न मध्य एशिया सम्मिलित रूप से खुरासान को जीतकर अपने नियंत्रण में लिया। पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों को उसने अपने अभियानों का मुख्य लक्ष्य बनाया, जिससे भारतीय सीमाओं का निरंतर दबाव बना रहा। प्रमुख संघर्ष और युद्ध। फातिमी सुल्तान गजनवी ने शिया फातिमी सुल्तानों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया और अपने सुन्नी साम्राज्य की रक्षा की। काबुल के शाहिया राजाओं के विरुद्ध उसके सैन्य अभियान अत्यंत निर्णायक और क्रूर रहे। कश्मीर अभियान। कश्मीर की सीमाओं पर भी उसने आक्रमण किए, हालांकि वहां उसे कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। आक्रमणों की संख्या 17। भारत पर 17 बार आक्रमण। धन हेतु आक्रमण कौन किया? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर मुख्य रूप से अकूत संपत्ति और धन की प्राप्ति के लिए 17 बार आक्रमण किया। इन आक्रमणों ने भारत की राजनीतिक स्थिरता और मंदिरों की वैभवता को भारी नुकसान पहुंचाया। लूटपाट और आक्रांता की छवि। आक्रांता के रूप में पहचान। भारतीय हिंदू समाज में उसे एक लुटेरे और विनाशकारी आक्रांता के रूप में जाना जाता है। संपत्ति का पलायन। भारत के धन को लूटकर उसने गजनी की वैभवता को बढ़ाया। इस्लामी शासन की भूमिका। उसके आक्रमणों ने भारत में भविष्य के इस्लामी शासन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। मंदिरों का विनाश। धार्मिक केंद्रों को निशाना बनाकर उसकी रणनीति का एक हिस्सा था। सोमनाथ मंदिर की लूट। यह गजनवी की जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विवादास्पद घटना थी। मंदिर की सुरक्षा में लगे पुजारियों और गजनवी की मिली भगत थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बार बार दोहराया जाता है कि मोहम्मद गजनवी जो है आकर सोमनाथ को लूटा। तो देखिए यहाँ पर पुजारियों के मिली भगत से सब काम हुआ।
लिखा हुआ है। तब मंदिर की सुरक्षा में लगे पुजारियों और गजनवी की मिली भगत के दावों के बीच इस भव्य मंदिर को बुरी तरह लूटा गया। इस घटना ने सदियों तक भारतीय मानस पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। मोहम्मद गोरी 12वीं शताब्दी साम्राज्य का संस्थापक शहाब उद दीन मोहम्मद गोरी एक अफगानी सेनापति था जो 1202 ईस्वी में गौर साम्राज्य का सुल्तान बना। उसने भारत पर 7 बार आक्रमण किए और उसका मुख्य उद्देश्य केवल लूटपाट नहीं बल्कि भारत में साम्राज्य स्थापित करना था। प्रारंभिक सैन्य अभियान। मुल्तान आक्रमण 1175 ईस्वी। गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण मुल्तान पर हुआ था। उसने अपने भाई गियासुद्दीन गौरी तत्कालीन सुल्तान के अधीन भारतीय उपमहाद्वीप पर साम्राज्य विस्तार का काम शुरू किया। पाटन का युद्ध 1178 ईस्वी। भीम द्वितीय का प्रतिरोध। गुजरात के पाटन के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को कड़ी चुनौती दी। गोरी की पराजय। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की बुरी तरह हार हुई, जिसके बाद उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया। देखिए उस समय मोहम्मद गोरी की पूरी हार हो गई, रणनीति में बदलाव क्या किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। पृथ्वीराज चौहान की विजय। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच तराइन के मैदान में ऐतिहासिक भिड़ंत हुई। इस प्रथम युद्ध में चौहान की वीरता के सामने गौरी टिक न सका और उसे पराजित होकर लौटना पड़ा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। अगले ही वर्ष गोरी पूरी तरह से के साथ वापस लौटा। इस निर्णायक युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और जिसने दिल्ली और उत्तर भारत के दरवाजे तुर्कों के लिए खोल दिए। कौन? मोहम्मद गोरी। यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। जयचंद की पराजय। गौरी ने कनौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद को चंदवार के युद्ध में पराजित किया। साम्राज्य का विस्तार। इस विजय के बाद गौरी का अधिकार गंगा के मैदानी तक फैल गया और उसका नियंत्रण सुदृढ़ हुआ। विजित क्षेत्रों का प्रबंधन। सेनापतियों को कार्य प्रभार। गोरी ने भारत में विजित साम्राज्य का भार अपने योग्य सेनापति को सौंप दिया और स्वयं गजनी चला गया। गुलाम वंश की नींव। उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में प्रथम मुस्लिम राजवंश गुलाम वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत। यही नींव आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के वैभवशाली काल का आधार बनी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। सल्तनत का प्रथम सुल्तान ऐबक तुर्किस्तान का निवासी था और मोहम्मद गोरी का एक योग्य गुलाम था। मतलब ये भी गुलाम था, वहाँ से पकड़ कर लाया था, हार गया था तो, और यहाँ पर आके शासक बन गया। उसने गोरी के सहायक के रूप में कई सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे खुश होकर गोरी ने उसे विजित क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ऐबक का उदय और कार्य। राजपूतों पर नियंत्रण। गोरी द्वारा राजपूताना विजय के बाद वहाँ की सत्ता ऐबक को सौंपी गई थी। विद्रोहों का दमन। 1192 में उसने अजमेर और मेरठ में हुए विद्रोहों को कुशलतापूर्वक दबाया।
इंद्रप्रस्थ केंद्र, दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ को अपना केंद्र बनाकर उसने विजय की नीति अपनाई। मलिक की उपाधि, गौरी ने उसे मलिक की उपाधि दी थी जिससे उसकी सैन्य दक्षता सिद्ध हो सके। ऐबक के सैन्य अभियान, उत्तर भारत की विजय। ऐबक ने 1195 में कोइल, अलीगढ़ और 1197 में अनिलवाड़ा को लूटा। 1197-98 के बीच उसने कनौज, चंदवार और बदायूं पर कब्जा किया। 1197-98 के बीच उसने कनौज, चंदवार और बदायूं पर कब्जा किया। हालांकि कुछ विजय अकाल्पनिक रही, पर उन्होंने तुर्की सत्ता को मजबूत किया। कलिंजर और बंगाल विजय। कलिंजर 1203 में ऐबक ने चंदेल राजा परमर्दी देव को पराजित कर कलिंजर और खजुराहो जीता। बख्तियार खिलजी, इसी समय सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया। राज्यारोहण, 24 जून 1206 को ऐबक का राज्यारोहण हुआ, पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ऐबक का अल्पकालिक शासन 4 वर्ष, 4 शासन के वर्ष 1206 से 1210 तक। ऐबक का गद्दी पर दावा कमज़ोर था, पर उसने विषय परिस्थितियों में कुशलतापूर्वक काम किया। उसने भारत में एक अस्थायी तुर्क शासन की नींव रखी जो आगामी 3 शताब्दियों तक चला। मृत्यु, एक दुखद अंत। 1210 ईस्वी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु एक आकस्मिक दुर्घटना में हुई। वह घोड़े से पोलो चौगान खेलते समय गिर गया, जिसने उसकी जानें चली गई। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। खिलजी वंश 1296 से 1320 ईस्वी। वंश का उदय, जलालुद्दीन खिलजी इस वंश का संस्थापक था। हालांकि उसका शासन संक्षिप्त रहा और उसके भतीजे अलाउद्दीन ने उसकी हत्या कर गद्दी छोड़ी। हालांकि उसका शासन संक्षिप्त रहा और उसके भतीजे अलाउद्दीन ने उसकी हत्या कर गद्दी छीनी। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिणी भारत में तक किया। अलाउद्दीन खिलजी की विजय। उत्तरी भारत पर अधिकार। अलाउद्दीन ने 20 वर्षों तक शासन किया। उसने रणथंभौर 1301 ईस्वी, चित्तौड़ 1303 और मांडू 1305 को जीता। उसने देवगिरी के समृद्ध हिंदू राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपार संपत्ति अर्जित किया। खिलजी साम्राज्य का विस्तार। उत्तरी भारत इतना है, मध्य भारत और दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में कम पहुंचा था। मलिक काफूर ने 1308 में कृष्णा नदी के दक्षिण में होयसल वंश को उखाड़ फेंका और सुदूर दक्षिण में मदुरै तक अधिकार कर लिया। खिलजी वंश का पतन। अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी की उसके प्रधानमंत्री खुसरो खां ने 1320 में हत्या कर दी। खुसरो खां वह एक धर्मांतरित अछूत मुसलमान था जो कुछ महीनों तक गद्दी पर बैठा, लेकिन तुगलकों ने उसे हटा दिया।
तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक जिसने खिलजी सत्ता का अंत किया। मोहम्मद बिन तुगलक साम्राज्य पूरे देश पर था, पर उसकी योजनाएं विफल रही। फिरोज शाह तुगलक अलाउद्दीन के साम्राज्य से भी बड़ा प्रभाव क्षेत्र। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में मैसूर के आक्रमण ने इस साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रयोग। भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसने करवाया। चांदी की टंका और सोने की मुहर के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी किए गए, जो अंततः विफल रहे। सैयद और लोदी वंश। अफगान राज्य की स्थापना 1451 में बहलोल लोदी ने दिल्ली में पहले अफगान राज्य की नींव रखी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर बसाया। सिकंदर लोदी ने मतलब 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसाया और उसने उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कई मंदिरों को नष्ट किया। लोदी वंश का अंत। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम और कठोर शासक, जिसके खिलाफ आंतरिक विद्रोह बढ़ गए थे। पानीपत का युद्ध 1526। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मौत के घाट उतार दिया। मुगल साम्राज्य। इस युद्ध के साथ ही भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। तो निष्कर्ष और प्रश्नोत्तर। धन्यवाद। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रस्तुति मूल निवासी दर्पण चैनल। तो दोस्तों, मैंने जो स्लाइड में दिखाया उसका बुक है। बुक का नाम है बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र, और उसी में ये डॉक्टर राजीव पटेल पूरा इसका व्याख्या किए हैं और इसी के आधार पर मैंने बताया हूँ। और आप देख सकते हैं कि यह बुक का PDF है। इसमें जो है, जो लिखा हुआ है, जो प्रिंट है, वही यहाँ बताया गया है और किसी का कोई अलग से नहीं बताया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान। वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है।